दिस इज संगम हियर। हम करने जा रहे हैं एसएससी जेई सिविल प्रीवियस ईयर के पेपर और ये है भाग 5। इसके पहले के भाग हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाएं, देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ वीडियोस देखें। मैं डेफिनेटली, अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। ओके, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, ये पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर बीम में जो स्पेसिंग होती है स्ट्रप्स की वो होती है केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। ये पूछ रहा है कि क्या ये थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रखी जाती है। डिक्रीज्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, क्या ये सेंटर की तरफ डिक्रीज होती है। इंक्रीज्ड एट द एंड, क्या ये एंड की तरफ बढ़ोतरी करी जाती है। या फिर इंक्रीज्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम, की इंक्रीज की सेंटर ऑफ बीम की तरफ इंक्रीज की जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें आरसीसी बीम की, लेट से हमने लिया है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है हमने यहाँ पे। हम जानते हैं कि सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा शियर फोर्स लगता है, ठीक है। और शियर फोर्स को बियर करने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टिरप्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम जानते हैं कि इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा शियर फोर्स आएगा तो जाहिर सी बात है स्पेसिंग यहाँ क्या होगी, कम होगी। और सेंटर की तरफ स्पेसिंग ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स कम होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ द बीम की तरफ स्पेसिंग इंक्रीज होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैच करके हमारे कॉन्सेप्ट से, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस दैन, कितना, ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 टाइम द डायमीटर या फिर 5 टाइम द डायमीटर। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि जो हुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो HYSD है या फिर माइल्ड स्टील है, तो जब दिया ना हो तो हम मान लेते हैं कि ये माइल्ड स्टील, ये FE 250 है। ओके, तो FE 250 के केस में हालांकि हम जानते हैं कि हुक कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, माइल्ड स्टील में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है हमारा 2 5, यानी दोगुने डायमीटर के बराबर से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें HYSD बार की तो इस केस में कितना होता है, ये होता है 4 पाई। ओके, यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्वाइस द डायमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाई प्रोवाइडिंग। ओके, ये पूछ रहा है कि जो इस्पात की जो बार्स होती हैं वो एक साथ जोड़ करके मानक लंबाई की तुलना में अधिक लंबाई कैसे प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन है स्ट्रेट बार स्प्लाइसेस, हुक्ड स्प्लाइसेस, डॉवल स्प्लाइसेस या फिर सभी सही हैं। तो जैसे होता क्या है, जहाँ पे हमारी बार छोटी पड़ती है और हमें और उसे बाहर बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बार को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ये बार हैं, 2 बार हैं, इनको थोड़ा लैप करा के, एक स्टैंडर्ड लैपिंग लेंथ भी होता है, इसको हम क्या करते हैं, वायर से बांध देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम बता दें, जब हमें क्या करना है, हमें लेंथ बढ़ानी है तो उसमें हम स्ट्रेट बार स्प्लाइसेस भी करते हैं, हुक स्प्लाइसेस भी यूज़ करते हैं और डबल स्प्लाइसेस भी यूज़ करते हैं, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ अ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। ओके, कोडल प्रोविज़न है, कितना होगा, 12 mm। ओके, जो कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार यूज़ की जाती हैं उनका किसी भी कंडीशन में जो डायमीटर होता है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन। ओके, हमें क्या बताना है, मैक्सिमम स्पान टू डेप्थ रेशियो किसके लिए, स्लैब सिंपली सपोर्टेड के लिए जो 2 डायरेक्शन में सपोर्टेड स्पैन है। ओके, तो
हम कुछ नज़र डालते हैं कोडल प्रोविज़न पे। यहाँ पे जैसे दिया है आपको, फॉर स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन द सॉर्टर ऑफ टू स्पान शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान ऑफ इफेक्टिव रेशियो। अब देखिए, यहाँ पे जो सॉर्टर स्पान होता है वो यूज किया जाता है इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालने में। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इवन आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से, तो वहाँ से भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जहाँ पे आपको स्पैनिंग दे दिया होगा 3 मीटर क्रॉस 3.5 मीटर, और आपसे रेशियो पूछा होगा, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, ये वाला हम स्पान यूज़ करेंगे स्पान बाई डेप्थ रेशियो निकालने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था। हमारे क्वेश्चन में पूछा था सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए। ओके, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए कितना होता है, 35 होता है। देखो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, कि कौन सा बार यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कौन सा, FV 250 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, मान लो इन केस, मान लो कि क्वेश्चन में ये दे दिया है कि FV 415 के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ध्यान रखना कहीं गलती से ये वाला ऑप्शन ना मार के चले आना, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक फैक्टर 0.8 का। ओके, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, 35 होता है, यानी हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ डिटेल में पढ़ाने का मेरा बस ये मकसद है कि आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में तैयार हो जाए, ताकि अगर आपको कभी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आता भी है तो आप उसे गलत करके ना आए। ठीक है, क्वेश्चन है, फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एट इंड एंड कैरिड ओवर इंटरमीडिएट बीम्स। हालांकि ये भी कोडल प्रोविज़न है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द इंड स्पान कितना होता है, प्लस WL²/10। मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट ओवर ये कितना होता है, माइनस WL²/10। मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ये कितना होता है, प्लस WL²/12। ओके, यानी ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट पाइल ओवर ए टिम्बर पाइल। कॉन्क्रीट पाइल का एडवांटेज क्या है टिम्बर पाइल की अपेक्षा? नो डीके ड्यू टू टर्मिट, ऑब्वियसली कॉन्क्रीट पाइल में टर्मिट नहीं लगते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, सही है, क्योंकि टिम्बर पाइल को एक स्पेसिफिक लेंथ तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। बियरिंग कैपेसिटी, हाइयर बियरिंग कैपेसिटी होती है कॉन्क्रीट पाइल की, यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड्स द प्लान एरिया ऑफ बिल्डिंग बाय। ये पूछा है राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कब तब किया जाता है, जब हमारे प्लान बिल्डिंग के प्लान एरिया के कितने % से ज़्यादा फुटिंग जो फाउंडेशन है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो कितने से ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रसेस मे बी एनालाइज्ड बाय। जो मेंबर्स में जो फोर्सेस होते हैं सिंपल ट्रस में, वो किस विधि से एनालाइज किए जा सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से, मेथड ऑफ जॉइंट्स से, मेथड ऑफ सेक्शन से, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये तीनों विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rolled steel joist is simply supported at its end and carries a uniformly distributed load which causes a maximum deflection of 10 mm and slope at the end is 0.002 radian. The length of joist will be okay. अब हम जानते हैं कि जॉइस्ट जो होता है वो एक बीम की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे दे दिया है कि जॉइस्ट किस टाइप का है, सिंपली सपोर्टेड है। ओके, यूडीएल लग रहा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा दे रखा है, यूडीएल लग रहा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा देख रखा है इतना। ओके, यहाँ पे स्लोप दे रखा है एंड पे, हमें क्या पता लगाना है, लेंथ पता लगानी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है। तो इस केस में अगर लोडिंग कंडीशन ऐसी हो तो हमारा कैसा बनेगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 5/384 WL/4/EI, और जो इंड स्लोप होगा वो कितना आएगा, WL/3/24EI। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे।
ओके। अगर हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें हमें एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16,000 mm मिल जाएगी, यानी 16 मीटर मिल जाएगी। देखते हैं 16 मीटर है क्या ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 16 मीटर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ लिफ्ट ऑफ वेट W इज लिफ्टेड बाई ए रोप विद एन एक्सेलरेशन F। ओके, एक लिफ्ट है W वेट की जो एक रस्सी के द्वारा ऊपर खींची जा रही है, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन F से। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप इज A, द स्ट्रेस इन द रोप इज। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस पूछ रहा है रोप में, कि रोप में कितना स्ट्रेस है। तो देखिए, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ते थे कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो, उसमें एक्सेलरेशन हो, तो उसमें फाइनल एक्सेलरेशन में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। अगर मानते हैं कि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो कितना चेंज हो, तो हम लोग क्या करते थे, एम ए प्लस जी कर देते थे उसका फोर्स निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी वही केस है, बस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रेस रोप में, वहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा W1 प्लस एफ बाई जी डिवाइड बाई ए, ये हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ मटेरियल विच obeys Hooke's law is subjected to direct stress sigma naught at its elastic limit, which of the following statement is true। ये पूछा है कोई मटेरियल है जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, वो उस पर एक डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा नॉट का। ओके, कोई मटेरियल है उस पर डायरेक्ट स्ट्रेस कितना का लग रहा है, सिग्मा नॉट का। अब मुझे नहीं पता कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, बस मैंने मान लिया कि ये टेंशन, ठीक है। अब पूछ रहा है एट इट इलास्टिक लिमिट निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपन ई, एब्सोल्युटली राइट। क्यों, क्योंकि जो रूल होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम लोग प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यंग मॉडुलस मिलता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा नॉट अपन ई मिलेगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा, सिग्मा नॉट बाई 2। आप इसे मोहर सर्कल से हल कर सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी कितनी मिलेगी, सिग्मा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम हमारा। ओके, यानी ये भी ऑप्शन सही है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है, दैट इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आपके लिए एक कोट है, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप असफल हो तो आप ऐसा ना सोचें, असफलता में भी एक सफलता होती है। वो चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सिखा देती है। आप आगे बढ़ते रहिए, होपलेस ना होइए। एक दिन ज़रूर आएगा जब आप मुड़ कर देखेंगे, फिर आपको वो सारी चीज़ें जो आपने झेली है, वो सारी चीज़ें आपके लिए लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखेंगी। जो आज आपका प्रेजेंट उस टाइम पे होगा वो वैल्यू रखेगा, जो आपकी हैप्पीनेस उस टाइम पे होगी वो वैल्यू रखेगी। तो उस दिन के लिए आप वर्क करिए। ओके, क्वेश्चन इज द फोर्स इन ई सी ऑफ द ट्रस सोन इन द फिगर बिलो इज। ये पूछ रहा है कि जिसमें जो ई सी मेंबर जो है उसमें कितना फोर्स मिलेगा, ये आपको फिगर में देख के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ई जो जॉइंट है वहाँ पे 5 टन का क्या आ रहा है लोड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर लोड इस तरीके से आ रहा है तो जॉइंट के अपोजिट साइड से जहाँ से मेंबर जुड़ा है वहाँ से भी इसी प्रवृत्ति का लोड आएगा, ठीक है, इसी प्रवृत्ति का लोड आएगा। और अगर इस प्रवृत्ति का लोड आ रहा है जॉइंट पे तो मेंबर में इसके ठीक विपरीत प्रवृत्ति का लोड आएगा और इधर से भी विपरीत प्रवृत्ति का लोड आएगा। यानी ये कौन सा लोड है मेंबर में, ये है हमारा कंप्रेशन, यानी 5T का हमारा कंप्रेशन इसमें आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A shaft is subjected to a bending moment M
एंड टॉर्क T साइमल्टेनियसली। एक शाफ्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है, बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, और क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है T का। ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन शाफ्ट इज, ठीक है। ओके, तो अगर हम माने कि इस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है D, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, हम बात कर रहे हैं सिग्मा मैक्स की, वो कितना आएगा, वो होगा हमारा 32 m अपॉन पाई D क्यूब। ओके, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा, टाउ मैक्स इज इक्वल 16T डिवाइड बाई पाई D क्यूब। ओके, अगर हम इसका रेशियो निकालें, इसका और इसका रेशियो निकालें, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2m/t। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड रोल बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम। ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड रोल बीम सेक्शन का जो शेप फैक्टर होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो इसका जो शेप फैक्टर है वो वेरी करता है 1.1 से 1.2 तक। ओके, 1.12 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर वेरिएशन पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन। ओके, अब पूछ रहा है शेप फैक्टर ट्रायंगुलर पोर्शन में कैसा होता है, कितना होता है। तो शेप फैक्टर कितना होता है इसमें, 2.34 होता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shear center of a half circular section of radius r of constant thickness lies at a distance of x from the center where x is. ओके, एक हाफ सर्कुलर सेक्शन है, ओके, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि शियर सेंटर हमारा कहाँ पे लाई करेगा। अगर हम मान लें कि ये हमारी एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पर लाई करेगा, और वो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, जो एक्स डिस्टेंस बोला है सेंटर से, एक्स डिस्टेंस जो बोला है सेंटर से, वो कितने पे लाई करेगा, वो करेगा 4r अपान पाई डिस्टेंस पे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि शियर सेंटर क्या है, ठीक है। तो शियर सेंटर जो होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर कोई लोड गुजरे तो उस पर किसी भी तरीके का टॉर्क नहीं लगेगा, कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं आएगा। उसे कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं, उस सेंटर को कहते हैं शियर सेंटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम टाइम ये ट्राई करते हैं कि जो लोड हो वो कहाँ से गुजरे, वो गुजरे हमारे शियर सेंटर से। ओके, अगर हम बात करें बॉक्स टाइप की सेक्शन की तो उसका शियर सेंटर एकदम मिडिल में लाई करता है। अगर हम बात करें सर्कुलर की भी, तो सर्कुलर सेक्शन में भी शियर सेंटर बिल्कुल मिडिल में लाई करता है, ठीक है। इस केस में जो शियर सेंटर होता है वो बाहर की तरफ होता है, और अगर हम बात करें चैनल सेक्शन की, तो चैनल सेक्शन में भी जो शियर सेंटर होता है वो बाहर की तरफ लाई करता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 3-hinge arc is generally hinged at its support end। ये पूछ रहा है जो 3-hinge आर्क होता है वो जनरली अपने सपोर्ट पे हिंज होता है, और कहाँ पर हिंज होता है। ऑप्शन है एट 1/4 स्पैन, एट द क्राउन, एनीवेयर इन द रिब, नन ऑफ दिस। तो जो 3-hinge आर्क होता है वो एक तो अपने सपोर्ट पे हिंज होता है, और दूसरा कहाँ होता है, कहीं भी हो सकता है रिब में, एनीवेयर। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।